हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। देखो सीटेट का पेपर नज़दीक है। 20 अगस्त को तैयारी आप लोगों की ज़ोरों शोरों पर चल रही होगी। और हाँ, हमारे द्वारा या हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको तैयारी कराई जा रही है, तो जो क्वेश्चन आंसर हम लोग करा रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो एनसीईआरटी और पैडागोजी दोनों के दोनों सेम तरीके के क्वेश्चन हम लोग अपनी वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं, चाहे वो ईवीएस की हो, एसएसटी की हो, और चाहे साइंस की हो। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन की आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये आज की वीडियो है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 में घोषणा की गई थी और बाद में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। देखो, आपको अगर याद हो तो इतिहास में आपने पढ़ा हो तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से भारतीय आज़ादी दिवस मनाएगी। और पहला जो आज़ादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो वो कब मनाया गया था? तो क्या वो 26 जनवरी 1930 को, क्या वो 2 अक्टूबर 1930 को, क्या वो 15 अगस्त 1930 को, क्या वो 1 जनवरी 1930 को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही आंसर है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और हाँ, इसीलिए इस तारीख को 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो नेक्स्ट हम बात करें, आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा सेकंड नंबर का, वो है खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में आपने सुना होगा, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो हैं वो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, जो हमारा पश्चिम था ना, वेस्ट, ये हमारा ई लिखा हुआ है, इस लिखा हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था, जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो मतलब वो खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर? तो वो क्या राम रहीम आंदोलन था, क्या खिलाफत आंदोलन था, क्या खुदाई खिदमतगार आंदोलन था, या फिर पख्तून आंदोलन रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के बहुत अच्छे खासे फ्रेंड भी रहे हैं। और ये जो एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, वो 1929 में चलाया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा हमारा कि चोल काल में, मतलब चोल टाइम पीरियड में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? देखो, चोल से संबंधित मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ एसएसटी की कि भाई चोल साम्राज्य को आपने पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चोल साम्राज्य से संबंधित हर लगभग एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं जो सीटेट के पेपर होते हैं। तो चोल काल में व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? वो क्या ग्रामक है, क्या फिर श्रेणी है, फिर नगरम है, या फिर सभा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय, आपने कभी सुना हो तो विजयालय चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। और लगभग 850 में उन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी थी और 871 तक उन्होंने शासन किया था। चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे विजयालय। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया जाता है? मतलब एक संस्कृति में कोई लेख पाया जाता है तो वो किस मतलब एक दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसकी प्रशंसा में लिखा गया था? क्या वो इल्तुतमिश है, क्या वो अलाउद्दीन खिलजी है, क्या वो बलबन है, क्या वो फिरोज शाह तुगलक है? या ऑप्शन हम लोग छांटेंगे तो कौन सा इसमें से सही चला जाएगा? तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड हमारा चलता है 1211 से लेकर 1236 तक। और इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और हाँ, इन्हीं के टाइम पीरियड में इनकी प्रशंसा को लेकर एक संस्कृत में प्रशस्ति लिखा गया था। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे क्वेश्चन की, वो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये है हमारा कि नाथ साहित्य का संबंध क्या है, किससे? तो नाथ साहित्य, देखो, हमारे भगवान शिव की उपासना के लिए जो नाथ हुआ करते थे उनके द्वारा कुछ लिखा गया, उनकी गाथा लिखी गई थी। तो भगवान शिव के जो नाथ थे तो उनका जो साहित्य लिखा हुआ है वो किससे संबंधित है? वैसे तो वो आदि
लैंग्वेज हुआ करती थी, प्राचीन काल की लैंग्वेज हुआ करती थी, जो वो साहित्य लिखा हुआ है, ठीक है ना, गोरखनाथ जी के द्वारा ये साहित्य लिखा गया था। लेकिन ये नाथ साहित्य का संबंध किससे है? क्या बंगाली से है, क्या उड़िया से है, क्या असमी से है, या फिर किससे आपको मैथिली से मिलेगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, बंगाली भाषा से इसका संबंध रहेगा नाथ साहित्य का। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है हमारा कि भारतीय संविधान के किस खंड मतलब किस पार्ट के को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? देखो आत्मा नहीं है, संविधान की आत्मा तो अलग होती है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? हमारी प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की किस खंड को, किस पार्ट को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, क्या मौलिक अधिकार को, क्या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण नीति से संबंधित पार्ट को, या फिर हमारा संविधान की प्रस्तावना को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो वही अंतरात्मा कहा जाता है भारतीय संविधान की। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो वो पेडागोजी का अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में बिताए गए समय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? देखो सामाजिक विज्ञान जो हमारा है एसएसटी की कक्षा में जो हमने बिताया समय था, तो उसको बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम होगा क्या सप्ताह में 3 बार गृह कार्य करना, क्या नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना दे देना, ठीक है, या फिर रुचि बनाए रखने के लिए दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री का उपयोग करना, या ठीक पाठ योजना या प्रत्येक गतिविधि के लिए नियम समय का पालन करना? तो इसका सही आंसर हमारा चला जाएगा। सभी को लग रहा होगा, अपने दिमाग को भी एक्टिव रखा करो जिस समय आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, तो कौन सा इसमें से सही जा सकता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि अगर हम लोग एसएसटी की कक्षा में समय बिताने के लिए और बढ़ाएं, उसको समय को बढ़ाएं, तो सर्वोत्तम विधि होगी कि रुचि बनाए रखें क्लास के अंदर और व्याख्यान में से अधिक नई सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वो भी पेडागोजी से संबंधित है हमारा कि सरकार, देखो सरकार की अगर बात की जाती है हमारी गवर्नमेंट, तो सरकार एवं उसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट मतलब भाई जो खतरनाक, मतलब एक उदार, जैसे कहते हैं ना कि उदारवादी नहीं है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट है बहुत ज़्यादा। जैसे कह सकते हैं कि यार ये भला नहीं करते किसी का भी, ये बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि इनको सिर्फ अपना दिखाई देता है, किसी और को कुछ नहीं है ना, बहुत ऐसे करके। तो वो जो अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, ठीक है। तो मतलब सरकार एवं उसके कार्यों की चर्चा अक्सर ऐसी की जाती है कि ठीक है भाई वो अपना भला करते हैं, सबका वो जनता के पक्ष में कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसे विचारों की तरफ ले जाती है। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए इसको समझाते समय? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, है ना, या फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी आलोचना, क्रिटिसाइज करे उसको। उसके बाद है नंबर 3 पे न्यायिक सक्रियता, जुडिशरी एक्टिविज्म के लिए दलील दे, या फिर उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रिया जिसे कहते हैं इंटरेक्शन का आयोजन करे। देखो उपदेशात्मक क्रियाएं जो हमारी होती है, जो उपदेश देते हैं हम लोग या फिर लेक्चर दे रहे हैं, तो उन क्रियाओं की तुलना में ना, कंपेयर में हमें अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए कि भाई इन्होंने ये कार्य किया था कि सही है, ठीक है, ओके, वह और एक ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, ऐसे हम लोग क्या करें, उन चीज़ों का आयोजन करना चाहिए। बच्चों के साथ बैठकर विचार करने, विमर्श करना और उनसे बिल्कुल तर्क लेना, फिर एक दूसरे से चर्चा करना, और वो भी केवल ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ तरीके से, ना कि व्याख्यान तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों, मतलब जो स्टूडेंट मतलब जो भी हमारी स्टूडेंट है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो मेल है, के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिक के विचार सबसे अधिक विविधता के लिए हुए हैं?
देखो ध्यान रखेंगे, बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से मतलब इनमें से किस कारक, किस फैक्टर के विद्यार्थी, चाहे वो किशोर है चाहे वो किशोरी है, के व्यवहार व प्रवृत्ति मतलब नेचर पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता के लिए हुए हैं। तो क्या वो परिवार के लिए, क्या वो टेलीविज़न के लिए, क्या विद्यालय के लिए, क्या सहपाठी के लिए? तो हमारे विचार जो जाते हैं वो अलग अलग, वो टेलीविज़न के लिए जाते हैं। देखो ध्यान रखेंगे, टेलीविज़न में कोई न्यूज़ चल रही है, कोई नाटक चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, अलग अलग विचार हमें प्राप्त होते हैं, या हम लोगों के विचार भी अलग अलग बनते हैं उनके प्रति या उनके कार्यों के प्रति, ठीक है, या उनको देख देख कर, जो भी है। तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे विचार या सबसे अधिक विविधता के लिए जो विचार है हमारे, वो कौन से होंगे? वो टेलीविज़न के लिए होंगे। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो वो होगा हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो दस्त होते हैं, बच्चे परेशान हो जाता है दस्त में, पेचिस होता है, हैज़ा होता है, ऐसी बीमारियों को रोका जा सकता है किसकी वजह से? क्या वो स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य शिक्षा जो होती है हमारी उसके द्वारा, क्या बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के द्वारा, क्या सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, क्या सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारी तरफ से या फिर सभी की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, वो होगा कि सुरक्षित जो जल होगा या पेयजल होगा, क्योंकि सारी की सारी बीमारियां दूषित जल से फैल रही है, दस्त भी, पेचिस भी, हैज़ा भी। तो इसीलिए दूषित जल से बचना चाहिए और एक सुरक्षित और स्वच्छ जल हमें पीना चाहिए या बच्चों को पिलाना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वो है कि एक हमारी छात्रा है, स्टूडेंट है, भारतीय सैनिकों के द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में जानने को उत्सुक है। उत्सुक मतलब बहुत ज़्यादा, एक ऐसे कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक अग्रेसिव है कि भाई हमें, मेरे को जाननी है सारी चीज़ें, कि वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू भी लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया है, तथा इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? देखो यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जब हम लोग कहीं से जानकारी जुटाते हैं, तो हमारे सोर्सेज होते हैं, वो एक प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी हैं, टर्शियरी सोर्सेज हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रत्यक्ष किसी से बात करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, और वो हमारे सामने बैठा हुआ है सोर्स जो हमें सारी जानकारी दे रहा है, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स कहलाता है, प्राथमिक सोर्स कहलाता है। तो आंसर हमारा चला जाएगा प्राथमिक स्रोत। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वो है कि एक शिक्षक कक्षा 7th के छात्रों को गहन अध्ययन मतलब एक केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो वो जो प्रकरण दे रहा है गहन चिंतन के लिए या फिर एक केस स्टडी के लिए, तो वो कौन सा होगा? क्या वो भूकंप होगा, क्या भारत की प्रमुख मिट्टी होगी, क्या भारत में पाए जाने वाले खनिज होंगे, या फिर पृथ्वी की संरचना होगी? देखो, जहाँ पर हमें तर्क वितर्क की बात आए, समाज की भले बुराई की बात आए, तो कहीं हम लोग किसी चीज़ के लिए मतलब जानने के लिए, जो हमारे करंटली इवेंट है उसको जानने के लिए हम लोग प्रयास करें, तो उनके बारे में जिस समय गहन अध्ययन करने की बात आती है, तो वो हमारा भूकंप इसमें से सही चला जाएगा, क्योंकि ये करंट इवेंट वाला टॉपिक है। या फिर इसके अलावा ये एक कह सकते हैं कि इसमें क्या कि नुकसान हुआ इकोनॉमिक दृष्टि से, क्या सामाजिक रूप से क्या नुकसान हुआ, मतलब किसका मतलब नुकसान हो रहा है, कौन लोग मारे जा रहे हैं, किन के घर पर कौन अपने घर से बेघर हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हमें जानने को मिलती है, वो एक केस स्टडी गहन अध्ययन हमारा हो रहा है। तो भूकंप से बेहतर किसी में नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा सही आंसर चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, वो भी हमारा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन ऑब्जर्वेशन योग्य तथ्यों पर ध्यान रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस समय कोई हम लोग व्यक्तिगत चुनाव कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसकी तुलना में अवलोकन, उसको देखना, और उसको देखने के बाद ध्यान केंद्रित करके फिर उसके निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या एक कहलाता है? तर्कना कहलाता है, मुक्त संगत कहलाता है, आत्म केंद्रित कहलाता है, या फिर सामाजिक बुद्धि कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मुक्त संगति जो है, संगत जो है हमारा, क्योंकि हम लोग अपने विचार से, अपने तरीके से, अपने माइंड से हमें कोई निगमन निकालने के लिए कहा गया है, उसको देखने के बाद
उसका अवलोकन करने के बाद तो वो हमारा मुक्त संगत कहलाता है। नंबर नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो वो है हमारा कि विभिन्न विभिन्न देशों में भूमि के उपयोग को दर्शाने के लिए जो भूमि हमारी है, हमारी मिट्टी, हमारी जो ज़मीन है, उस ज़मीन का उपयोग किया जा रहा है अलग अलग देशों में, अलग अलग पार्ट्स में कितने % किया जा रहा है, कितने लोग उस पर क्या कर रहे हैं, कितने लोग उस पर रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए, ये दर्शाना लिखा हुआ यहाँ पर है ना, दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री टीचिंग मटेरियल उपयुक्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्या समय रेखा चार्ट बनाएंगे, या तुलनात्मक चार्ट बनाएंगे, या वेन आरेख के द्वारा बताएंगे। देखो वेन आरेख तो हमारा ये हो गया कि पानी कितना है इस धरती पर, कितने % पानी खारा है, कितना हमारा मीठा है, कितना झील है, कितनी नहरें हैं, कितनी नदियाँ हैं, तो वो तो हमारा वेन आरेख हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे तो वो है हमारा कि यहाँ पर विभिन्न देश जो हैं वो भूमि का उपयोग कर रहे हैं, तो तुलना होगी है हमारी कि यार रसिया के पास इतनी ज़मीन है, इंडिया के पास इतनी ज़मीन है, USA के पास इतनी है, ब्राज़ील के पास इतनी है, तो वो एक तुलना हो रही है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तुलनात्मक चार्ट बनाया जाएगा इसके अंदर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। देखो कहने का मतलब यह है, देखो क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया कि वो घुमा फिरा के तो देते ही है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन की बात करूं कि एक शिक्षक है अपनी पाठ योजना में छात्र को क्या कह रहा है कि मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। तो अनुदेशात्मक मतलब इंस्ट्रक्शनल उद्देश्य लिखना या लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। क्या वो ज्ञान के अंदर आएगा, क्या अनुप्रयोग के अंदर आएगा, या वो बोध के अंदर आएगा, या संश्लेषण के अंदर आएगा। देखो जब हम लोग एक किसी चीज़ के बारे में, उनके पतन के बारे में, उसमें क्या कारण रहा है, क्या कमियां रही है, क्या किस तरीके से उनके सैनिक शक्ति जो थी वो कमज़ोर पड़ी थी, या फिर किस तरीके से उनकी पॉलिटिकल राजनीतिक जो एक सोच थी वो कम पड़ी थी, उन सभी बातों के बारे में जब हम लिखते हैं तो अपने बोध से लिखते हैं। बोध मतलब हमारा जो एक कह सकते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग हमें कितनी है, कितनी हमें नॉलेज है, तो उन सारी चीज़ों कि दिमाग मतलब ऐसा दिमाग यूज़ करके हम लोग उन चीज़ों को लिख पाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान नहीं आएगा ऑप्शन में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवबोध। हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग कितना समझ पाते हैं, या कितना हम लोगों ने समझा है उस टॉपिक को जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं कि मौर्य के पतन के बारे में। तो अवबोध इसका सही आंसर चला जाएगा हमारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, वो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा, और एक छात्रा कहती है कि उसने समाचार पत्रों में सुना है या समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार करते हैं। तो एक शिक्षक के नाते आप क्या करोगे। तो भाई बच्चों के सामने आपने इस तरीके से डिस्कस किया, फिर बच्चा कह रही है, एक लड़की कह रही है कि भाई टावर लगाने से तो बीमारी फैलती है, फिर ऊपर से दूसरा कह रही है कि हमारे के टावर लगाने से तो क्या हो जाता है कि भाई उससे विकिरण निकलती है जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हमें बीमारियां हो जाती हैं, नुकसान हमें फैलता है। तो इसमें शिक्षिका के नाते आप क्या करोगे। तो शिक्षिका के नाते आप क्या करोगे कि छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए कह दोगे, या छात्रों को इस स्थिति में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करोगे, या फिर इस विषय में कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करेंगे, या फिर कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष का चुनाव करवाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तर्क वाला बिल्कुल सही आंसर है इसका, वो है कि छात्रों को इस स्थिति का साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे, जिससे वह स्थिति की वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके कि भाई ये सही है या गलत है। तो जब तक हम लोग क्या करेंगे, साक्ष्य इकट्ठे नहीं करेंगे, हम लोग टावर के आसपास में रहने वाले लोगों से बातचीत नहीं करेंगे कि भाई क्या आपको इससे नुकसान हुआ है, क्या
क्या डॉक्टर से भी हम लोग बात करेंगे तो उनसे साक्ष्य जुटाएंगे, तो ये हमारे लिए बिल्कुल बेहतर विकल्प होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मानचित्र पर किसी स्थान को जब हम लोग दर्शा रहे हैं तो वो हमारी स्किल है, क्योंकि हमने क्या करा, वो मानचित्र पढ़ा हुआ है, हमारी ये स्किल है, हमारा ये कौशल है। तो जब हम लोग किसी भी स्थान को दर्शाते हैं किसी भी मानचित्र पर, तो वो हमारी स्किल होती है, हमारा कौशल होता है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। देखो यहाँ बात की जा रही है कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है, एसएसटी होता है, वो कौन कौन से विषयों से हमारी एसएसटी बनती है या सामाजिक विज्ञान बनता है। तो क्या ऑप्शन हमारा फर्स्ट है कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपदा प्रबंधन, इतिहास, नागरिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, या मूल्यप्रद शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, क्योंकि एसएसटी के विषय जो होते हैं वो 4 विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो वो है हमारा कि संविधान पर चर्चा, किस पर, संविधान पर चर्चा करते समय महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। देखो क्या बात की जा रही है कि संविधान पर चर्चा करते समय एक महत्वपूर्ण है कि उसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए। पर ऐतिहासिक कि भाई हमारा इतिहास भी कभी ऐसा हुआ होगा, ऐसे करके इतिहास से जोड़कर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए, तो जिससे छात्र में जागरूकता उत्पन्न होगी, है ना। तो ऑप्शन क्या सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं, इससे जोड़ा जाए, या फिर प्राचीन भारत में गणतंत्र फूल फूला था, मतलब फला फूला था, यहाँ पर ये फला फूला था। उसके बाद है उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा असर पड़ा था, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भारतीय संविधान में विश्व का सबसे पुराना संविधान है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, जिस समय हम लोग अपना संविधान पढ़ा रहे थे, तो संविधान पढ़ाते समय जब उसे हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ा, तो कि हमने कहा कि भारत का प्राचीन भारत में भी गणतंत्र मतलब एक रिपब्लिक मतलब जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाना, तो गणतंत्र फूला फला था, ठीक है। यो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। तो हमने जब ऐसे इतिहास परिप्रेक्ष्य में उसको जोड़ा तो बच्चों के अंदर रुचि भी आई और उसे दोनों नॉलेज मिली, प्राचीन की भी और एक वर्तमान टाइम की भी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। देखो एसएसटी की एक टीचर है, उसे कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि लाई जानी चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विचारों उत्तेजक तथा रुचिपूर्ण गतिविधि के द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। देखो बस आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इतना कुछ बता दिया कि विचारोत्तेजन मतलब जो जिसमें विचार हो उसकी उत्तेजन मतलब एक्साइटमेंट हमारे, और इसके अलावा रुचिपूर्ण गतिविधियाँ जिसमें इंटरेस्ट हो, ऐसी एक्टिविटी के द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना बिल्कुल सही चला जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, तो वो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है हमारा कि समाज विज्ञान या सामाजिक विज्ञान है भाई, है ना। सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। एसएसटी की थीम का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाना, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थी वास्तविकता आलोचनात्मक अन्वेषण क्रिटिकल इंक्वायरी एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाना चाहिए,
या फिर छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 है विकसित देशों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थी, मतलब एक सामाजिक यथार्थी या जिसे हम लोग कह सकते हैं वास्तविक का आलोचनात्मक अन्वेषण, एक क्रिटिकल इंक्वायरी एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो वो है हमारा कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में, मतलब हमारे इंडिया के अंदर तो विविधतापूर्ण समाज है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह इत्यादि, ये बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग प्रकार के धर्मों से संबंधित है, अलग अलग प्रकार की जातियों से संबंधित है। तो हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि, मतलब किस प्रकार की होनी चाहिए हमारी पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर 1 है कि वे बच्चों को अच्छा, देखो ये यहाँ पर वे है, वे है ना, तो वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनने में सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करें, या ऑप्शन नंबर 2 है कि ये विवादित मुद्दों से दूर हो जाए, विवादित मुद्दों से दूर हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 है कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनके से जुड़ाव होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। क्या ये सही है अभी, है ना? तो यहाँ पर इसमें सही आंसर चला जाएगा कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसके अंदर ये बात बोली गई है कि सभी क्षेत्रों से, सभी क्षेत्र मतलब हमारे इंडिया के अलग अलग जो रीजन है और सामाजिक समूह हैं, तो उनसे जुड़ाव होना चाहिए। तो भाई उनसे जुड़ाव होना चाहिए, तो पता ही आपको, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग किसी समाज के लोगों से एक बैर बना के रखी अपनी, या फिर उनके क्षेत्रों से नहीं जुड़े हम लोग। तो अगर हमें इस विविधतापूर्ण समाज के अंदर रहना है तो हमारी पाठ्य पुस्तक भी ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें, और हाँ एक चीज़ और भी है इसमें एक आंसर हमारा, और ये भी चला जाएगा सही वैसे तो, कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि मलयालम हो गया, या फिर मतलब कन्नड़ वाले लोग हो गए, तो उनका जो कल्चर है तो उनका कल्चर अलग है, तो इसलिए उनकी किताबों में उनका कल्चर होना चाहिए। तो ये भी हमारा सही जाएगा बिल्कुल वैसे तो, लेकिन यहाँ बेहतर है सबसे ज़्यादा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रदर्शित करता है? तो कौन सा ऐसा है जो डिस्क्रिमिनेशन प्रदर्शित कर रहा है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के कामकाज ही कर सकती है, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। देखो यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि लड़कियां केवल घर के कामकाज ही कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सबसे बड़ा लिंग भेद है इस समाज का या फिर इस क्वेश्चन का। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें आपसे, तो वो है कि सामाजिक विज्ञान, कौन सा? SST, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किन प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? कहने का मतलब यह है कि जो हमारा एक शिक्षार्थी अधिगम मॉडल है वो इनमें से किन प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? तो हम लोग इसको चेक करेंगे ज़रा कि ऑप्शन नंबर 1 है कि समूह गतिविधियाँ, भ्रमण, संकलित परिभाषाएं, परीक्षाएं कराकर या फिर कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाकर सूचना आधारित शिक्षण संकलित करने पर, या फिर अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियाँ रचनात्मक व संकलित हमारे आकलन के द्वारा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है भाई, 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जिस समय SST में परिणाम आधारित शिक्षार्थी जो है वो अधिगम मॉडल उसको देना है, अभी हमने लर्निंग मॉडल जिससे वो सीख सकता है, तो प्राथमिक तौर पर कौन सा अच्छा होना चाहिए? तो हमारा अधिगम उद्देश्य क्या है, अधिगम गतिविधियाँ क्या हैं, रचनात्मक कार्य क्या होते हैं और संकलित कार्य क्या होते हैं या संकलित आकलन क्या होता है, इन सारी चीज़ों का एक मॉडल तैयार होना चाहिए, अधिगम मॉडल जिसे
जिसे हम लोग कहेंगे, तो वो शिक्षार्थी के लिए सबसे बेहतर होगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि लौटते मानसून, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि लौटते मानसून के समय आई पवनें बहती है। देखो हमारे इंडिया में, ये इंडिया है जो हमारा, ये दक्षिण भारत है इस साइड का, और ये हम लोग कह रहे हैं कि मानसून जब नीचे आता है तो केरल से आता है। तो जब वो केरल से आता है तो पानी वाले हिस्से से आ रहा है ना, अरब सागर से और हिंद महासागर से, अरेबियन सी से और इंडियन ओशियन से पानी उठकर कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। तो मतलब जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर मानसून आता है, और लौटता हुआ जब मानसून होगा, यहाँ से लौटने के बाद होने के बाद यहाँ से जब लौट के जा रहा है ऐसे करके, तो लौटते हुए मानसून जो होगा वो स्थल से पानी की ओर जाएगा ना भाई, वो तो पानी की ओर जा रहा है, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरह साइड जा रहा है। और लौटता हुआ मानसून जो हो जाता है वो हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा करवाता है, आपको पता ही होगा, और फिर वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर लौटते हुए मानसून के समय आई पवनें बहती है, तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में जो ट्रॉपिकल हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो क्या वो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या अंडमान निकोबार में, या फिर राजस्थान में। देखो ध्यान रखेंगे कि जो नमी वाले पार्ट है हमारा, जहाँ पर तेज बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर तेज़ गर्मी के बाद हमारी वहाँ पर इवेपोरेशन होता है, फिर वर्षा भी ज़्यादा होती है, और फिर वर्षा ज़्यादा होने के बाद घने जंगल भी पाए जाते हैं, तो वो स्थान है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इज़ द राइट है। तो ट्रॉपिकल हमारे जो फॉरेस्ट पार्ट है या फिर रेन फॉरेस्ट है, तो वो कहाँ पर होगा, अंडमान निकोबार के अंदर होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें हम लोग, बड़ा अच्छा है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता प्रमुख थे। क्या रुद्र विष्णु इंद्र थे, क्या अग्नि इंद्र सोम थे, क्या इंद्र वरुण रुद्र थे, क्या अग्नि इंद्र और विष्णु थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऋग्वेद के अंदर वर्णन किया गया है, तो अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता का किया गया है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, तो वो है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। भीमबेटका गुफा है जिसमें चित्रकारी प्राप्त है हमें, जो जूनियर के पेपर में आ जाती है। जो पूरा पाषाण, हमारा पूरा पाषाण जिसे हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज, और एक मेजोलिथिक एज होता है, नियोलिथिक एज होता है। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पाषाण काल के 3 भाग हैं। तो हमारी भीमबेटका गुफा जो है उसके अंदर चित्रकारी प्राप्त हुई है, तो वो पूरा पाषाण के लोगों ने की थी, तो वो हमारा आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। मतलब किस परिवार का हिस्सा माना जाता है, तो क्या भारत आर्य, भारत यूरोप, भारत यूनान, भारत अरब। तो भारत यूरोप का हिस्सा माना जाता है। संस्कृत एक बहुत ही प्राचीन भाषा है विश्व की, और ये भाषा जो है वो कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी भारत और यूरोप वाले रीजन से, तो इसीलिए इसे भारत परिवार ने इसे भारत यूरोप परिवार का हिस्सा माना जाता है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो वो है कि जैसे जैसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, तो देशांतर रेखाओं का आकार घटेगा बढ़ेगा। तो यहाँ देखें तो ये हमारी ग्लोब है, ये एक हमारी 0 डिग्री एक मध्यांतर रेखा है जिसे मेरिडियन लाइन कहते हैं। एक इधर वाली लाइन है हमारी, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ही यहाँ पर इस साइड में ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है भाई। तो अगर हम लोग बात करें आपसे कि इसने कहा कि जब हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, तो देशांतर रेखाओं का आकार घटेगा बढ़ेगा। देखो इधर भी हमारी 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री है, 180 डिग्री इधर भी लाइन समान है, इधर भी लाइन समान है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इधर जाने पर बढ़ेगा, इधर जाने पर इनका आकार घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, समान रहेगा, एक समान रहेगा। चाहे हम लोग पूर्व में चले जाए चाहे पश्चिम में चले जाए, तो हमारी देशांतर रेखाओं का आकार जो है वो एक समान रहेगा। तो ये थे हमारे एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी और पेडागोजी से संबंधित है। अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए फ़ायदा दे रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच।